अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपनी छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे सारी चीज़ों को। अच्छा, हमने जो अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था मुझे आप लोग मतलब उसको रिवाइज़ वगैरह कर लें एक दफ़ा और रीडिंग करते रहें ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए इन चीज़ों को पढ़ना। चैप्टर नंबर 2 हमने अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स तो कर लिए थे, कन्वेंशंस रहती थी, वो कन्वेंशंस हम देख लेते हैं अब। फिर इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, रीडिंग नहीं करोगे, ये आपको चीज़ें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग कन्वेंशंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब जैसे डिस्क्लोज करने से निकला है, डिस्क्लोजर का मतलब आपने डिस्क्लोज करना है ऐसी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि आपके स्टेक होल्डर्स के काम आए, वो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई लाइबिलिटी है आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एसेट्स कितने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये सब का सब आपने अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं करनी वो होती है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपके डायरेक्टर्स कौन कौन हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और आपने कोई स्ट्रैटेजी या कोई अगर आपने इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाई है उसका फार्मूला क्या है। ये सब चीज़ें मतलब आपने प्रोडक्ट रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड कोई चीज़ शेयर नहीं करनी, सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने डिस्क्लोज़ करनी है और ये ज़रूरी है आपके लिए डिस्क्लोज़ करना। ठीक है। दूसरा है जनाब कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। ये मैंने आपको पहले भी जब हमारे शुरू के लेक्चर्स थे मैंने आपको बताया था कि हम अपने पास सिर्फ वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिनकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, यानी कि हम उनको पैसों की टर्म में उसको हम अपने पास उसको जज कर सकते हैं या पैसों के टर्म में हम उसको अपने पास रिकॉर्ड कर सकते हैं। सिर्फ वो चीज़ हमने अपने पास रिकॉर्ड करनी है जिसको हम पैसों की टर्म में यूज़ कर सकें या पैसों की टर्म में जिसको हम मेजर कर सकें। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चैरिटी दे दी, पैसों की टर्म में हम इसको ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसी सिर्फ वो चीज़ जिसका हमें मॉनेटरी मतलब पैसों से रिलेटेड फ़ायदा होगा या नुकसान होगा या पैसों की टर्म में हम उसको अपने पास मेजर कर सकेंगे, सिर्फ उस चीज़ को हमने अपने पास रिकॉर्ड करना है। ठीक है। बाकी चीज़ों को अपने पास रिकॉर्ड नहीं करना। फिर है जनाब कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी लफ्ज़ कंसिस्टेंट से निकला है, मतलब एक ही तरह का, जैसा स्टार्ट में था वैसा ही एंड पे। हमने जो भी रूल किसी चीज़ से भी रिलेटेड जो भी रूल हमने निकाला है, हमने पहले साल में यूज़ किया है, हमने उसी को लेकर चलना है। ऐसा नहीं होगा कि हमने पहले साल कोई एक रूल लगा दिया, अगले साल कोई एक रूल लगा दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसेट लेते हैं, एसेट के ऊपर आपको मैंने बताया था कि डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, तो हमने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर दिया है एसेट के ऊपर पहले साल में, तो ऐसा नहीं होगा कि हम अगले साल जो है उसको चेंज कर दें या कोई और मेथड यूज़ कर दें। हमने उसको फिर कंसिस्टेंटली उसी मेथड को ही लेकर चलना है आगे। सही है। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि आपने जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू आपको शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक एसेट 10,000 का लिया है और उसके ऊपर एक साल में 2,000 स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर शो किए, हो सकता है किसी और मेथड के ऊपर वो 3,000 शो करे पहले साल में, तो अल्टीमेटली आपके वो 2,000 और 3,000 में देखो ना 1,000 का फ़र्क आ जाएगा। फिर आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा कि आपने उसको जस्टिफाई कैसे करना है हर साल में। तो इसलिए जो चीज़ पहले साल ली जाती है वही मेथड आगे के सालों में भी यूज़ किया जाता है। चौथा कन्वेंशन है जनाब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म मतलब कंजर्व होके दकियानूसी सोच से के साथ आपने चलना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है तो आपने सबसे पहले उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेना है। सही है। अगर आपको अपने पास कोई प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है तो जब तक वो प्रॉफिट आपको हो नहीं जाता तब तक आपने उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं करना। इस कन्वेंशन को ना एक सेफ प्ले की भी जो है पॉलिसी कहते हैं कि आपने ना सेफ गेम खेलनी है। देखो जैसे अब आजकल के हालात चल रहे हैं, पेट्रोल की कीमत देखो एकदम से फ्लक्चुएट हुई है, तो हम पेट्रोल कम हुआ है तो चीज़ें भी ऑफ कोर्स सस्ती हो गई होंगी। तो अब जो मार्केट में हमारी चीज़ 100 रुपये की बिक रही थी वो हो सकता है अब हमारी 70-80 रुपये की बिके।
तो हमने उस लॉस को 20 रुपये के लॉस को अपने पास अभी से ही रिकॉर्ड कर लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज सिचुएशन ऐसी हो जाती कि 100 रुपये की चीज़ 120 रुपये की हो जाती, तो जब तक वो चीज़ हमारी 120 रुपये में सेल नहीं हो जाती तब तक हमने उसे अपने पास रिकॉर्ड नहीं करना। लॉस रिकॉर्ड कर लेना है, प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना जब तक हमें रियलाइज़ ना हो जाए, यानी कि हमारे हाथ में वो अमाउंट आ ना जाए जब तक हमने अपना प्रॉफिट नहीं लिखना, ठीक है। अच्छा, ये सारी कन्वेंशंस क्यों ज़रूरी हैं? देखो, कन्वेंशंस ये सारी इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो आपने अकाउंट्स के जो बनाने हैं, जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू आपको शो करे। जब भी मैं आप लोगों को हमने क्लासेस में भी जब भी देखा, यही हमने बात की थी कि ट्रू एंड फेयर व्यू जो होता है वो कितना ज़रूरी है हमारी इन चीज़ों को लेकर। देखो, होता क्या है कि पैसे लगे हुए हैं, यूजुअली ऐसा होता है कि पैसे कोई और लगाता है, बिज़नेस मैनेज कोई और कर रहा होता है। तो ज़रूरी, मतलब जिसके पैसे लगे हुए होते हैं उसका तो कंसर्न होता है ना कि हमारी जो बिज़नेस चल रहा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करे, उसको जो एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है वही शो होता हुआ नज़र आए। ऐसा तो नहीं है कि चीज़ों को फैब्रिकेट करके पेश किया जा रहा है, बताया उसको अच्छा जा रहा है, तो हो सकता है बताया अच्छा जा रहा हो और 3-4 साल बाद इतना लॉस हो रहा हो, उसके बाद उसको लॉस होना शुरू हो जाए। वो तो कहेगा ना यार कि सारा काम शुरू में सही चल रहा था, अब एंड पे सडनली लॉसेस कैसे मुझे शो हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या किया जाता है कि ये सब की सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं अपने पास, ताकि आपको ट्रू एंड फेयर व्यू आपका पेश किया जा सके। अच्छा, फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ बच्चे नहीं आए थे, मैंने जो आए थे उनके साथ डिस्कस की थी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें मैंने ये बताया था कि जो आपके हमने 5 हेड्स, आपको याद होगा हमने 5 हेड्स डिस्कस किए थे। वो क्या थे? एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, एक्सपेंसेस और इनकम। मैंने आपसे कहा था कि जो भी अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन होगी इन्हीं 5 चीज़ों से रिलेटेड होगी। या तो वो एसेट होगा आपका, या तो वो आपकी लायबिलिटी होगी, या तो वो आपकी इक्विटी होगी, या वो आपकी इनकम होगी, या आपका एक्सपेंस होगा, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को डुअल एस्पेक्ट का भी बताया था कि अगर एक एंट्री डेबिट हो रही है तो उसका दूसरा एस्पेक्ट होगा कि वो क्रेडिट भी हो रही है, ठीक है, उसी अमाउंट से। मतलब एक फॉर एग्जांपल 10 रुपये की एक एंट्री से डेबिट हो रहा है एक चीज़, तो 10 रुपये की ही अमाउंट से वो दूसरी चीज़ क्रेडिट हो जाएगी, सही। अच्छा, पहले मैं इन एसेट की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। एसेट ऐसे आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स या इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है वो जनरेट करके ला कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिल्डिंग लेके आपने उसके ऊपर कोई कपड़ों का काम शुरू कर दिया, तो वो बिल्डिंग आपका एसेट है, क्योंकि उस बिल्डिंग में रह के आप एक पैसा जनरेट कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने उस बिल्डिंग में कपड़ों वाली के में वो मशीन्स लगाई जिनसे कपड़ा बनता है, तो वो सारा का सारा कपड़ा आपका एसेट है, क्योंकि वो आपको पैसे जनरेट करके दे रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ थी लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब उधार। आपने ऐसी चीज़ जिसको आपने यूज़ तो अब कर लिया, लेकिन उसके लिए पे आपने बाद में करना है। आपके पास बिल्डिंग ख़रीदने के पैसे नहीं थे, आपने क्या किया? आपने 10,000 रुपये फॉर एग्जांपल मिस्टर ए से लिए, 10,000 मिस्टर बी से लिए, 10,000 अपने लगाए और आपने बिल्डिंग ले ली 30,000 की। तो वो जो 20,000 ए और बी से लिया हुआ है आपने, वो उसको इन फ्यूचर रिटर्न तो करना है आपने, तो वो आपकी लायबिलिटी है। और वो जो 10,000 आपने अपना लगाया हुआ है वो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी है, वो आपके पैसे हैं जो आपने लगाए हैं, सही। तो अकाउंटिंग इक्वेशन ये कहती है कि जितने भी एसेट्स होते हैं ना वो इज इक्वल टू होते हैं लायबिलिटीज़ के जमा इक्विटी के। मतलब आपने 20,000 की लायबिलिटी क्रिएट की है और 10,000 की इक्विटी क्रिएट की है 30,000 का एसेट लेने के लिए। वो जो बिल्डिंग आपकी 30,000 की आई है वो लायबिलिटी है 20,000 की, 10,000 की आपकी इक्विटी है, और वो 20 जमा 10 इज इक्वल टू होंगे एसेट, यानी कि 30,000 के, सही। अब ये तो एक बिल्डिंग की एग्जांपल हो गई। मतलब ये कि एसेट आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है, कैश हो सकता है आपका एसेट, बिल्डिंग, फर्नीचर, आपकी मशीनरी, कोई भी चीज़, ये सब आपका वो चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स जनरेट करके देगी, पैसा जनरेट करके देगी, वो आपका एसेट कहलाएगी, ठीक है। ये कुछ अकाउंटिंग इक्वेशंस हैं। अब इसी को इन्होंने आगे जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। देखें, जैसे आप लोग जब ये लेक्चर सुने तो आप अपनी बुक ज़रूर ओपन कर लेनी है और ट्रांजैक्शंस को और इन चीज़ों को देखना है। देखो, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आ गई समझ में तो समझो कि आपको सारी की सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। कोई चीज़ भी इसमें मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको प्रॉपर्ली समझ के करना है। बेसिक समझ आ जाएगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखो जनाब,
एक प्रोप्राइटर की उन्होंने एग्जांपल ली हुई है कि मिस्टर रियाज ने 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो 50,000 का कैश इन्वेस्ट किया उसने, यानी कि मैंने आपको भी बताया कि कैश जो है वो आपका एसेट होता है, तो वो 50,000 कैश में आ जाएगा, एसेट आ जाएगा, और लाइबिलिटी कोई नहीं है, खुद उसने इन्वेस्ट किया सारा कुछ, तो ये 50,000 उसका कैपिटल हो जाएगा, यानी कि इक्विटी हो जाएगी। 0 + 50,000, 0 लाइबिलिटीज़ प्लस 50,000 कैपिटल इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 50,000 के एसेट्स के, यानी कि एसेट्स हमेशा बराबर होंगे लाइबिलिटीज़ के प्लस इक्विटी के। अच्छा, अगली एग्जांपल उसने जनाब ये दी है कि उसने एसेट कैश दिया है 40,000 का, और 40,000 के उसने फर्नीचर किया है, और 80,000 की आई थिंक उसने उसका देखो 40,000 का कैश लाया है प्लस 40,000 का फर्नीचर लाया है। मैंने अभी बताया था कि एसेट आपका कोई भी फॉर्म हो सकती है, वो फर्नीचर भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, वो आपका बैंक अकाउंट भी हो सकता है, वो मशीनरी भी हो सकती है, वो बिल्डिंग भी हो सकती है, वो कोई लैंड भी हो सकती है, ठीक है। ये सब आपकी एसेट की डिफरेंट टाइप्स हैं। अब 40,000 का वो कैश लेकर आ रहा है और 40,000 का वो फर्नीचर लेकर आ रहा है, तो ये टोटल कितने हो गए 80,000, और 80,000 का उसका कैपिटल आ रहा है। चूँकि उसने किसी से उधार नहीं लिया, लाइबिलिटी नहीं ली, तो लाइबिलिटी 0 हो जाएगी, एसेट आपके 80,000 के और इक्विटी भी आपकी 80,000 की, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक और एग्जांपल है, उसमें उसने ये कहा कि 30,000 का वो कैश लेकर आ रहा है, 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 की मर्चेंडाइज का मतलब होता है वो स्टॉक जो आपने सेल करना हो, ठीक है, स्टॉक को कहते हैं मर्चेंडाइज। और आपका कैपिटल जो है वो 30,000 प्लस 10,000 का फर्नीचर प्लस 10,000 की मशीनरी, तो ये कितना हो गया आपका 50,000 ये जो प्रोप्राइटर का हिस्सा है वो बराबर रहेगा और उसके 50,000 के बराबर। मतलब आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप समझो कि जितना किसी भी फॉर्म में वो एसेट ला सकता है, वो जितने भी होंगे वो बराबर होंगे। या तो वो अपने देखो ना, आप खुद देखो कि आप एक कारोबार शुरू करते हो तो दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप अपनी सेविंग यूज़ करो, अपना पैसा लगाओ, दूसरा आप किससे उधार ले लो, ठीक है। उस पैसे को आप जो मतलब आपने अपना पैसा लगाया या उधार लिया, या कुछ अपना लगाया कुछ उधार लिया, तो आपने उससे ख़रीदना तो एसेट ही है ना। कोई बिल्डिंग लोगे, कोई फर्नीचर लोगे, कोई सामान लोगे जिससे काम शुरू करोगे, तो वो पैसा आपके एसेट्स के बराबर होगा, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि मैंने आपको, जब हमने शुरू के लेक्चर्स थे, मैंने आपको डुअल एस्पेक्ट बताया था कि हमने जब भी अकाउंटिंग में देखना है, हमने डुअल एस्पेक्ट के तहत अकाउंटिंग देखनी है कि एक चीज़ का डेबिट होगा और दूसरी चीज़ का क्रेडिट होगा। मतलब हमने अगर पैसा लगाया है तो इसके भी दो एस्पेक्ट हैं, एक तो हमारा एसेट जनरेट हो रहा है, दूसरी तरफ या तो हमारी इक्विटी आ रही है या हमारी लाइबिलिटी आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी एग्जाम्पल ये है कि उसने क्या किया है, 30,000 का कैश लिया है, 10,000 का फर्नीचर है, 15,000 की मर्चेंडाइज़ है, ठीक है। 15,000 की मर्चेंडाइज़ में उसने ये बताया कि उसने 5,000 की जो मर्चेंडाइज़ ली है वो उस पे ले ली है, उधार पे ले ली है, तो लाइबिलिटी जनरेट हो गई। अब ये साइड कितने की हो गई, 50 जमा 5 55,000, और ये 15,000 जमा 10,000 जमा 30,000, ये भी 55,000, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ आप इसमें ऐड करते जाओगे या लेस करते जाओगे, चीज़ वो यही होगी, या तो वो आपका एसेट होगा, या आपकी लाइबिलिटी होगी, या आपका वो कैपिटल हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कहती है जनाब। फिफ्थ ट्रांजैक्शन ये कहती है कि कैश उसने कुछ सेल किए हैं, कैश जनरेट हुआ है उसका 2,000 का, फर्नीचर आया है 10,000 का, मर्चेंडाइज आई है, मर्चेंडाइज उसने सेल कर दी ना, जब सेल कर दी तो वो चीज़ कम हो गई आपकी, तो वो हो गई 13,500 की। यहाँ देखो, अब देखो उसने प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ डाला। जब भी आपको जो प्रॉफिट होता है सेल करने में, वो आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने पास, जब आप सुनो ये तो इसको अपने पास नोट कर लेना कि जब भी अगर आपको कंपनी को या बिज़नेस को जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, अगर लॉस होता है तो वो कैपिटल से माइनस हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 1500 कम हो गया, 2,000 कैश ऐड हो गया, और यहाँ पे 500 का जो प्रॉफिट था वो कैपिटल में ऐड हो गया, तो उसके बाद दोबारा ये इक्वेशन इक्वल हो गई है, सही। अच्छा जी,
अच्छा जी, साथ साथ आपको मैं दोबारा से कह रही हूँ, बुक आपने खोल के रखनी है, रीडिंग एक दफ़ा आपने पहले इसको सारी जो ट्रांजैक्शंस है, इफ़ेक्ट्स है, इसको रीड करके रखना है आपने, ताकि आपको बाद में इसको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो उसको दोबारा से एक्टिव कर लो और सब उस पर एक्टिव हो जाओ। कुछ समझ नहीं आता तो उसी में पूछ लेना, मैं उसको दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सही है। ये जो इसके एंड पे जो आपको दी हुई हैं क्वेश्चंस हैं, ये आपने सबने सॉल्व करके रखने हैं और मुझे उसकी पिक्चर्स भी बनाकर भेजनी है उसी व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, ये आपको चीज़ क्लियर हो गई। जो भी ट्रांजैक्शन होती रहेगी, जो भी जिस भी तरह का काम होता रहेगा, वो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐड होता रहेगा। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो कैपिटल से लेस हो जाएगा, लाइबिलिटी जमा होगी, ज़्यादा होगी तो लाइबिलिटी साइड बढ़ जाएगी, कम होगी तो लाइबिलिटी साइड कम हो जाएगी। कोई एसेट आता जाएगा तो वो बढ़ता जाएगा, कम होगा तो एसेट वाली साइड से बराबर होता जाएगा। 500 रुपये की चीज़ अगर जमा हो रही है तो दूसरी साइड पे 500 की चीज़ माइनस हो रही होगी। ठीक है, ताकि उसका डुअल एस्पेक्ट बरकरार रहे और आपकी जो एंट्री है वो क्या हो, सेम रहे, सेम अमाउंट उस पर सेम आती रहे। सही है। अच्छा जी, आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से वो एक एस्पेक्ट दिखाते जा रहे हैं और दूसरा एस्पेक्ट जो है वो उसको मतलब डुअल एस्पेक्ट्स को दिखाते जा रहे हैं कि किस तरह से एक चीज़ बढ़ रही है, उसी तरह से दूसरी चीज़ कम हो रही है। अच्छा जी, ये देखो जी, ट्रांजैक्शन नंबर 6, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू रशीद फॉर 4000 विच कॉस्ट 3000, यानी कि सेल हमने कर दी 4000 की और जो उस चीज़ की कीमत थी वो थी 3000। 3000 की चीज़ हमने 4000 में सेल कर दी, तो हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है उसमें, 1000 का। सही है। दिस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द इक्वेशन। अब देखो, प्रॉफिट 1000 का हो रहा है, 4000 का हमारे पास सेल हो रही है हमारे पास, और हमारे पास चीज़ें कितने की जा रही हैं, 3000 की। ठीक है, समझ आ रही है। इसकी दो डुअल एस्पेक्ट क्या हो रहा है कि एक तो हमारे पास से चीज़ें जा रही हैं, प्लस हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तीसरा क्या हो रहा है, हमारी सेल्स बढ़ रही हैं। तो इसमें क्या होगा, अच्छा उसने ना अब ये देखो, उसने यहाँ पे कहा है कि जो चीज़ें वो सेल हुई हैं वो कैश पे सेल नहीं हुई, वो उधार पे सेल हुई हैं। जब हम लोग क्लास में भी ट्रांजैक्शंस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में किसी भी बंदे का नाम यूज़ हो रहा होगा, किसी भी लेन देन में, ट्रांजैक्शन में जहाँ पे भी बंदे का नाम यूज़ हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उधार पे परचेज़ की गई है। अगर तो ट्रांजैक्शन में लफ्ज़ जो लाइन होती है ट्रांजैक्शन की, उसमें कैश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उस बंदे का नाम इस्तेमाल किया गया है। जैसे देखो यहाँ इस्तेमाल किया गया है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट टू रशीद, इसका मतलब है कि ये जो है ये जो सेल्स हैं ये क्या है, उधार पे गई हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे उसने एसेट्स वाली साइड पे डेटर, उधार को भी एसेट लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा कैश होता है हमारा कैश क्या होता है, हमारा एसेट होता है। अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी को कोई चीज़ 1 तारीख को उधार पे दे दी है, सेल कर दी है, और उसने हमें कहा है कि मैं 5 तारीख को आपको वो चीज़ वापस कर दूंगा, मतलब सॉरी चीज़ वापस कर दूंगा नहीं, मतलब वो पैसे दे दूंगा उस चीज़ के, तो आप ये देखो कि यकम तो को आपने सेल की और 5 को आपको पैसे मिल गए, मतलब एक तो आपकी सेल हो गई, दूसरा आपको 5 तारीख को वो आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगी चीज़। तो जब भी आपके जो डेटर्स होते हैं, यानी कि जिनसे आपने पैसे लेने होते हैं, वो आपके हमेशा एसेट होते हैं, और वो चीज़ जो आपने देनी होती है क्रेडिटर्स, वो आपका क्या होते हैं, उधार होता है, वो आपकी लाइबिलिटी होती है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो डेटर्स हमारे क्रिएट हो गए कितने के, 4000 के। मर्चेंडाइज कितने की हमारी चली गई, 3000 की। 4000 प्लस हो रहा है, 3000 कम हो रहा है, नेट इफेक्ट कितने का आ रहा है, 1000 का। वही नेट इफेक्ट इधर शो हो जाएगा प्रोप्राइटर साइड पे, यानी कि कैपिटल इक्विटी साइड पे 1000 का। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की कि आपका जो नेट इफेक्ट है वो आ रहा है 1000 का। 1000 इधर भी प्लस हो रहा है और 1000 उधर भी प्लस हो रहा है। टोटल एसेट्स जो है वो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल रहेंगे। फिर देखो जनाब, ट्रांजैक्शन नंबर 7, पेड ₹1000 कैश टू अली इन पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द
गुड्स परचेज अर्लियर। अच्छा जी, पिछले उसमें जो उसने परचेज़ की 5,000 की चीज़ें, उनमें से उसने 1,000 उसको रिटर्न कर दिया है, पार्शली पेमेंट की, यानी कि हाफ पेमेंट, कुछ पेमेंट कर दी है, कुछ पेमेंट अभी उसकी रहती है। सही है। 5,000 के उसने, देखो इसी पेज के स्टार्ट में देखिए आप, क्रेडिटर्स क्रिएट किए हुए हैं 5,000 के, जिसमें से उसने 1,000 कम कर दिया है। क्या इसका इफेक्ट आ रहा है? एक, आपका कैश कम हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है, आप कैश पे कर रहे हैं उसको। दूसरा, आपका जो लाइबिलिटी है, आपका उधार है, वो भी कम हो रहा है। ठीक है। कैश पे से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1,000, उधर से लाइबिलिटीज़ यानी कि क्रेडिटर वाली साइड से भी 1,000 लेस कर देंगे, वो 4,000 की रह जाएंगी, कैश हमारा 31,000 का रह जाएगा। डुअल एस्पेक्ट समझ में आ रहा है आपको ये, कि एक तरफ से आपने किसी को उधार लिया था 5,000 का, उसमें से आपने 1,000 वापस कर दिया, तो क्या इफेक्ट आया आपका? कुछ आपकी जो लाइबिलिटी थी यानी कि जो आपका उधार था वो भी कम हो गया, और आपके पास जो कैश था वो भी कम हो गया। एक तरफ से एसेट 1,000 का कम हो गया, दूसरी तरफ से हमारी लाइबिलिटी 1,000 की कम हो गई। ठीक है। नेट इफेक्ट कितने का आया? 1,000 उधर से माइनस हो गया, 1,000 उधर से माइनस हो गया, तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वो बराबर ही रहेगा। सही है। अच्छा जी, अगली ट्रांजैक्शन देखो। अगला इसमें यह है जनाब, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रशीद ₹1,000। अच्छा, जैसे 1,000 अभी पिछली ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया उसने वापस किया था, इस ट्रांजैक्शन में उसको 1,000 मिल गया है, पार्शियल पेमेंट हुई है, कुछ पेमेंट उसको मिल गई है। 4,000 की अभी हमने देखा था सेल की थी, उसमें से उसने 1,000 दे दिया है, 3,000 हमारे पास रहता है। तो हमारे जो डेटर्स हैं वो रह जाएंगे, 4,000 में से 1,000 लेस करोगे 3,000, और दूसरी तरफ क्या इफेक्ट आएगा कि कैश हमारा बढ़ जाएगा 1,000 से। ठीक है। एक तरफ से माइनस हो रहा है और दूसरी तरफ से प्लस हो रहा है। प्लस माइनस का इफेक्ट क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है ना, प्लस माइनस से कट जाएगा। अच्छा, कभी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका इफेक्ट एसेट पे जा रहा हो तो वो लाइबिलिटीज़ पे भी जाएगा और कैपिटल पे भी जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट बढ़ रहा हो और एक एसेट कम हो रहा हो। नेट इफेक्ट हमने देखना होता है कि जितने का डेबिट हो रहा है उतने का ही क्रेडिट होगा। मतलब अगर आपका कैश यहाँ पर देखो, जैसे ये हमारी मिसाल ले लो कि एक एसेट आपका बढ़ रहा है, यानी कि एक एसेट आपका कैश बढ़ रहा है और एक एसेट आपका कम हो रहा है, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल जो है आपका, डेटर्स जो है वो आपके कम हो रहे हैं। दूसरी साइड पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। ना तो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, ना ही आपकी इक्विटी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। टोटल इफेक्ट जो आ रहा है वो आपका आपकी एसेट्स के ऊपर आ रहा है। प्लस हो रहा है 1,000, फिर माइनस हो रहा है 1,000, यानी कि नील इफेक्ट है, जीरो इफेक्ट है इसका। ठीक है। ना तो आपकी टोटल अमाउंट बढ़ेगी, ना ही आपकी टोटल अमाउंट कम होगी। सही। अगली ट्रांजैक्शन है जनाब, पेड ₹1,000 in cash. The transaction affect the equation by decrease in। अच्छा जी, फिर है जनाब सैलरीज़। मैंने आपको, जब हम लोगों की क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जो सैलरीज़ होती हैं हमारी, वो हमारा एक्सपेंस होती हैं। तो जब हमारा एक्सपेंस कम होता है, यहाँ तो खैर अब ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डायरेक्टली दिखाया हुआ है, अदरवाइज़ हम इनकम स्टेटमेंट बनाते होते हैं, वहाँ पे जो हमारी सेल्स होती हैं उसमें से एक्सपेंस को लेस करते हैं, और उसके बाद हम उसको, उस जो अमाउंट बचती है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसको फिर हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं जाके। ठीक है। लेकिन चूंकि हम यहाँ डायरेक्टली देख रहे हैं, तो हम डायरेक्टली ही जो सैलरीज़ का एक्सपेंस है उसको हम कैपिटल से लेस कर देंगे। 1,000 की जो है उसने सैलरीज पे कर दी है जनाब प्रोपराइटर ने। क्या इफेक्ट हो रहा है? पहला इफेक्ट, कैश कम हो रहा है, पे कर दिए चूँकि कैश कम हो गया। दूसरी तरफ क्या इफेक्ट हो रहा है कि उसका जो कैपिटल था वो कम हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चूंकि हम यहाँ डायरेक्ट एंट्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम फ़ौरन ही इसका कैपिटल का इफेक्ट देख रहे हैं। अदरवाइज़ होता ऐसा ही है कि हम पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते होते हैं, वहाँ हम सारी सेल्स लिखते हैं, उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हैं। सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो एंड पे हमारे पास या तो प्रॉफिट बचेगा या फिर लॉस बचेगा। प्रॉफिट बचता है तो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, लॉस बचता है तो कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। चूँकि यहाँ हम डायरेक्ट इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ही सैलरीज़ में से, सैलरीज़ का जो एक्सपेंस है वो कैपिटल से लेस करके दिखा रहे हैं कि हमें एक रफ वो नज़र आ जाएगी, पिक्चर नज़र आ जाएगी कि एंट्रीज़ काम कैसे करती हैं। ठीक है। सैलरीज़ हमने पे कर दी, कैश कम हो गया, दूसरा हमारे पास से कैपिटल कम हो गया। ठीक है। अच्छा जी, द फाइनेंशियल इक्वेशन ऑफ मिस्टर फयाज इज़ दैट। अब ये देखो उसने टोटल उसको करके दिखा दिया है कि टोटल इफेक्ट क्या आया है, क्रेडिटर्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी है, दोनों सेम है। मतलब ये एक रफ
व्यू उसने आपको ये बताया है कि हमने अगर एक ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट करना है तो वो ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट हम किस तरह से देख सकते हैं। मतलब डेबिट भी हो रहा है, वो क्रेडिट भी हो रहा है। एक एंट्री जो है, एक ट्रांजैक्शन जो है वो दो अकाउंट्स को इफ़ेक्ट कर रही है उसी सेम अमाउंट से। 10 रुपये से अगर एक अकाउंट कम हो रहा है तो 10 ही रुपये से दूसरा अकाउंट ज़्यादा हो रहा होगा। हो सकता है दोनों बढ़ जाएँ, हो सकता है दोनों कम हो जाएँ। हमने सिर्फ ये देखना है कि एक्चुअली वो किस हेड में फॉल करता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमने 5 हेड्स, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स, इन 5 हेड्स में से आइडेंटिफाई करना है कि हमारी जो एंट्री है, जो हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किस हेड में फॉल करती है। फॉर एग्जांपल हमने कैश पे किया, ठीक है, फर्नीचर लेने के लिए, तो 2 चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही हैं। एक कैश इफ़ेक्ट हो रहा है, दूसरा फर्नीचर इफ़ेक्ट हो रहा है। कैश कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है कि कैश पे कर दिया, कैश हमारे हाथ से चला गया। दूसरा इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ गया, फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा। दोनों एसेट्स हैं, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज़ किया उधार पे, ठीक है। 2 अकाउंट कौन से इफ़ेक्ट हो रहे हैं। नंबर 1 आपका लाइबिलिटीज़ वो बढ़ रही हैं क्योंकि आपने फ्यूचर में पे करनी है। दूसरा आपका फर्नीचर का जो अकाउंट है वो भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई और आपका फर्नीचर का अकाउंट भी बढ़ गया, ठीक है। फिर फॉर एग्जांपल हमने जो ये फर्नीचर लिया है उधार पे, ये हमने पे कर दिया, अपनी लाइबिलिटी पे कर दी। क्या इफ़ेक्ट हुआ, कैश गया हमारे पास से, पे कर दिए, चूँकि कैश कम हो गया, लाइबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपके सामने ट्रांजैक्शन आएगी, जब तक बच्चे आपको ट्रांजैक्शन करना नहीं ना आएगी तब तक आप आगे कुछ भी नहीं कर सकोगे। बेसिक चीज़ है ये, इसलिए इसके ऊपर मैक्सिमम टाइम लगाओ। ये जो सारी ट्रांजैक्शन हैं इनको 5-10 दफ़ा रीड करके पढ़ो, और ताकि आपको जो है वो ईजीली सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है। अच्छा, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रीडिंग है। जब तक अपनी रीडिंग नहीं पूरी करोगे, जब तक इसको बार बार रीड नहीं करोगे, समझ के नहीं पढ़ोगे, आपको समझ नहीं आएगी। कुछ समझ नहीं आएगा, मुझे आप लोगों ने बताना है, मैं आपको दोबारा से उसको गाइड कर दूंगी। इसमें कोई नहीं बड़ा इशू नहीं है। बस ये है कि बेसिक्स अपनी स्ट्रांग रखनी है, रीडिंग अपनी पूरी रखनी है। आपने रीडिंग में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सही है। अच्छा, फिर फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, चलो कोई एक्सपेंस की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हमने टेलीफोन का बिल पे कर दिया है, ठीक है। पे कर दिया है तो कैश चला गया, दूसरी तरफ हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। उधार पे किया, नहीं पे कर सके अभी, तो क्या होगा, आपकी लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी, आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा, सही। अगली जो हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, या अगली जो हमारी मीटिंग होगी, उसमें मैंने पहले भी आप लास्ट लेक्चर था उसमें भी बताया था कि डेबिट क्रेडिट के रूल्स क्या होते हैं। कौन सी चीज़ बढ़े तो डेबिट होती है, कम हो तो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट चैप्टर में। वो इंशाल्लाह जैसे ही ये आई होप कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हमारी फ़ेस टू फेस क्लास हो, वो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों की भी कोऑर्डिनेशन रहती है, आप लोगों को भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप फ़ौरन ही बोल सकते हो, तो उसको डिस्कस करना भी ईजी हो जाता है। चूँकि ये कोई फ़िलोसॉफिकल सब्जेक्ट तो है नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, वो हम ज़्यादा बेटर है कि एक दूसरे के सामने बैठ कर करें। तो एनीवे, अब सिचुएशन ऐसी है, हमने कहीं ना कहीं तो उसको टैकल करना है। तो इस चीज़ को जो है आपने दोबारा से देख लेना है। कोई चीज़ समझ ना आए मुझसे पूछ लेना है। जहन में ये बिठा के रखना है कि ट्रांजैक्शन जो पढ़ रहे हो उसके 2 एस्पेक्ट पहले निकालने हैं, फिर डेबिट क्रेडिट के रूल फॉलो करते हुए एक को डेबिट कर देना है, एक को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में 2-3 चीज़ें हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने 5,000 की चीज़ ली, 5,000 का फर्नीचर लिया आपने, 2,000 पे कर दिया, 3,000 उधार हो गया। अब देखो 3 इफेक्ट्स आ रहे हैं ना इस एंट्री में। एक फर्नीचर आ रहा है आपके पास, दूसरा कैश जा रहा है, तीसरा आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से 3-4 इफेक्ट्स भी आ सकते हैं किसी न किसी एंट्री में। तो आपने सबको अपने पास रिकॉर्ड करके रखना है। इन सब के सब इनको प्रॉपरली तरतीब में कैसे देना है, किस अमाउंट से कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है, किस अमाउंट से कौन सी चीज़ क्रेडिट हो रही है, इसको आपने करके देखना है। अब देखो ये 5,000 वाली एग्जांपल, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ जाएगा 5,000 से, कैश चला जाएगा 2,000 से, लाइबिलिटी जनरेट हो जाएगी 3,000 से, टोटल 5,000 पूरा हो गया, ठीक है। इस चीज़ को बस आपने ज़रा फॉलो करना है कि अमाउंट जितना अमाउंट डेबिट होगी उतनी ही अमाउंट हमारी क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। जितना इफेक्ट
एक उस पे आएगा, अकाउंट पे आएगा, उतना ही इफ़ेक्ट दूसरे वाले अकाउंट पर भी आएगा। तो इस चीज़ को ज़रा आपने प्रॉपरली बल्कि अच्छी तरह से फॉलो करके रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने अभी ये ओवरव्यू ही है चीज़ों का। जब तक आप खुद नहीं करोगे, पार्टिसिपेट नहीं करोगे इसमें, आपको प्रॉपरली और अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए आपने सारी की सारी इस चैप्टर 2 की इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करके रखनी है, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आपके साथ जो भी आती है वो फिर आपने मुझे बताना है, उसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। मुझे बताइएगा आप मैसेज करके, तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूँगी कि मैं उसे कवर कर लूँ उस चीज़ को। ठीक है। अच्छा जी, आपको ये समझ में आ रहा है कि किस तरह से वो एक एस्पेक्ट दिखाते जा